सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम लेके आए हैं जो हमारा करंट अफेयर जो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए सीरीज है उसका दूसरा पार्ट। इसमें हम अगेन 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इस 5 टॉपिक को विल ट्राई टू कवर इन विद इन 30 मिनट्स। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरा है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो अभी सुप्रिया सुले जी ने ये पार्लियामेंट में पेश किया था। तीसरा है कि जो अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है जो अभी एलपीजी क्राइसिस हुआ है उसके रिलेटेड। चौथा हम देखेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का क्या है, कैसे चल रहा है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस देयर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड द फिफ्थ विल सी कि रिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिलेटेड टू क्लैरिफिकेशन ऑफ ओबीसी क्रीमिलियर टेस्ट। So all this topic we will be covering in just 30 minutes. So let us begin the topic without wasting our time. So the first topic is कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये न्यूज में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने मूव किया है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ओम बिरला। सो द सी कि उन्होंने ये एलिज किया है उनपे कि जो स्पीकर है वो पार्टीजन किए हैं और वो जो अपोजिशन को बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं पार्लियामेंट में, उनको हिंडर कर रहे हैं, उनके जो राइट टू वॉइस है वो उनको हिंडर कर रहे हैं। बट हुआ क्या कि रिजेक्ट हो गया वो लोकसभा में थ्रू ए वॉइस वोट। जैसे होता है ना कि लोग हाथ उठा रहे हैं, कितने यस हाँ की तरफ है, यस की तरफ है, कितने नो की तरफ है, तो लोग हाथ उठाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई यस और नो, तो उससे पता चलता है कि उसके फेवर में है या नहीं है। तो इस तरह से वो जो था वो रिजेक्ट हो गया। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पीकर का, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टॉपिक हो जाता है, खासकर यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए, जेपीएससी और किसी भी पीसीएस के लिए। सो द थिंग इज कि जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है वो क्या है, तो आर्टिकल 93 विच टॉक्स अबाउट द election of speaker and deputy speaker, and the same time article 94 which talks about the vacation, resignation or removal of the speaker. 95 talks about कि if there is a vacancy in, sorry, the deputy speaker presides performs the duty in the absence of speaker, and the article 100 which talks about the casting vote ऑफ स्पीकर। सो कास्टिंग वोट मीन्स अगर देर इज, अगर क्या होता है कि जहाँ इक्वालिटी हो जाता है वोट का, कि दोनों तरफ से हाँ और ना दोनों बराबर हो गए, तो वो टाई जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए कास्टिंग वोट करते हैं ये। और 118 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। सो नाउ विल सी कि कैसे इनका इलेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जनरल इलेक्शन हुआ, जैसे लोकसभा में जो पार्टी जीत के आई और उनकी जो पहली सीटिंग होती है उसमें ये बोला, उसमें जो पुराने वाले होते हैं वो रिजाइन करते हैं और जो डेट अनाउंस होता है कि कब इनको इलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो मोशन मूव किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं या फिर कोई भी मिनिस्टर जो है वो पास कर सकते हैं। पर ज़्यादातर जो मिनिस्टर पास करते हैं वो जो विनिंग पार्टी होती है वही करती है, और स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं बाय मेजोरिटी। ठीक है। तो इनकी जो मेजोरिटी होती है, एंड जो रिमूवल है वो क्या होता है कि जब पहले रिमूव करने से पहले उनको 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हैं ये आप अपना रेडी कर लीजिए, डिफेंड करने में तैयार हो जाइए। और दूसरी क्या है कि 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है उसको लोकसभा में पेश करने के लिए। उसके बाद फिर लोकसभा में डिबेट होता है, और अगर डिबेट में ये पाया जाता है कि उनको रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू रिमूव होते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया कि सपोज कि 543 लोग ही प्रेजेंट हैं, मतलब टोटल इलेक्टेड लोग हैं वहाँ पे, टोटल इलेक्टेड नॉमिनेट सारे मिला के, बट एक्चुअल जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 550। ठीक है। तो लेकिन 543 ही लोग हैं, तो 543 का मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तब जाकर उनको रिमूव किया जाएगा, एंड दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 94C। तो इसमें क्या है कि स्पीकर जो होता है उस समय क्या कर सकते हैं कि प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, उस समय उसके मेंबर हो सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं कर सकते हैं। वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग ही हो गया, अपना वोट कर दिए कि भाई हम निर्दोष हैं, हमें नहीं रिमूव करना है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। जो उनके पास 100 आर्टिकल में था वो नहीं इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा किया गया है, बहुत पहले भी ये किया गया था। जैसे कि 1954 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ भी किया गया था। दूसरा था कि 1966 में ये हुकुम सिंह के अगेंस्ट भी लाया गया था कि भाई उनको रिमूव किया जाए, बट रिमूव हुए नहीं थे। एंड 1987 में बलराम जाखड़ के अगेंस्ट भी लाया गया था, बट ये भी रिमूव नहीं हुआ है। सो तो देयर इज अ कैच कि अभी तक कोई भी स्पीकर रिमूव नहीं हुए हैं। ठीक है। बट नाउ विल सी कि इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शन भी होते हैं जो बहुत ही इसेंशियल है, अगर ये नहीं होंगे तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा पार्लियामेंट का फंक्शन इनके लिए।
सबसे पहले जो 3 तरह के फंक्शन होते हैं मोस्टली, legislative, executive and judiciary, and there are something like financial and administrative. तो financial administrative that comes under executive only. तो लेजिस्लेटिव का जो काम है वो क्या है कि प्रिसाइड करते हैं पहले तो लोकसभा को, ऑब्वियसली वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करता है, डिसिप्लिन कॉरम है कि नहीं वो देखते हैं। फिर जो रूल्स है, जो प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ द प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में इनका काम है कि कंट्रोल करते हैं सेक्रेटेरिएट को, हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं। जुडिशियल में क्या है इनका कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इफेक्ट में लाते हैं ये। एंड द फाइनेंशियल पावर क्या है कि ये मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 के अंदर में वो सर्टिफाई करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस ऑफिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकर ये है कि ये एक गार्जियन होते हैं, किसके? गार्जियन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और ये न्यूट्रल प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे कि यूके वगैरह में होता है कि आप जब बन जाते हैं ये स्पीकर तो आप कितने टाइम में बन सकते हैं, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। तो वो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी, बहुत सारे पावर्स दिए जाते हैं उनके पास होते हैं। एट द सेम टाइम कि ही प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी वॉइस, जिससे कोई भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर तो नहीं होते हैं खास करके लोकसभा में, या फिर कोई जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं उनको भी बोलने का अधिकार देते हैं, तो इसलिए उनकी ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट को इंश्योर करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हिज इंपॉर्टेंस। सो ये इतना सफिशिएंट ग्राउंड है, ये एक पे 1 पेजर नोट्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर विद इन 1 or 2 मिनट। ठीक है, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, और उसके बारे में सब देखेंगे, पहले प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में देखेंगे, फिर राइट टू डिसेंट के बारे में भी देखेंगे। सो अभी क्या क्यों न्यूज में था ये कि सुप्रिया सुले जी ने, जो कि एक मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने एक राइट टू डिसेंट बिल लाया था, इसके लिए ये न्यूज में था। तो राइट टू डिसेंट कब, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो होता है वो क्या होता है कि जब आप ऑफिस आवर खत्म हो गया तो आपके जो बॉसेज हैं या आपके ऑफिस से कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई कॉल ना करे, कोई ईमेल ना भेजे, ठीक है, आफ्टर वर्किंग आवर्स। तो इसका मेन मकसद यही था कि जो वर्क लाइफ आदमी का बैलेंस हो। अब ऑफिस से आए हैं फिर भी आपको टेंशन लगा, मेल आ रहा है, आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड करना है, सो आपका वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मकसद था इसका, और प्रिवेंट करना था डिजिटल बर्नआउट। तो डिजिटल जो पेनिट्रेशन उसके कारण जो बर्नआउट हो रहा है उसको कम करना था और प्रोटेक्ट करना था एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ को। सो ये तो उसका करंट अफेयर क्यों था न्यूज में वो है। नाउ विल सी एवरीथिंग अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल और राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में भी। तो जब प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, तो प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं कि कोई भी मिनिस्टर जिनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला हुआ है वो अगर मूव करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर बिल। सो ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। एंड अगर वो मिनिस्टर मूव करते हैं तो गवर्नमेंट बिल बोलता है, अगर नॉन मिनिस्टर एमपी मूव करते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और प्रोसीजर बैकिंग क्या है, तो आर्टिकल 107 ये बोलता है कि प्रोसीजर एंड पासिंग ऑफ बिल्स, तो ये दोनों आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं। दूसरा है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, ये है। और तीसरा है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स यूजुअली टेकन अप ऑन फ्राइडे। और एक देयर इज अ थिंग कि एक इनको पहले ही नोटिस दिया जाता है, नोटिस देना होता है 30 days बिफोर। लेकिन अब ये प्राइवेट मेंबर बिल किस किस टाइप के हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप ला सकते हैं। एक तो होता है कि पॉलिसी मैटर में होगा तब ला सकते हैं आप, इनोवेशन के रिलेटेड कुछ होगा, आपने इनोवेटिव आइडिया दिया आपने, जैसे भी राइट टू डिस्कनेक्ट ये, तो उसमें ला सकते हैं आप। कोई लेजिस्लेशन पास करना, जैसे कि वक्त बिल पास हुआ था 1952 में, तब ला सकते हैं। कोई डिबेट एंड डिस्कशन करना हो तो उसके लिए भी ला सकते हैं। इसका मेन फीचर और क्या है कि ये क्या करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करता है एंड वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल एमपी को दिखाता है ये कि भाई हर एमपी का अपना वॉइस है, हर कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे होता है ये कि पहले नोटिस लाते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर डिबेट होता है, फिर कमेटी में जाती है, फिर वोटिंग होती है, और अगर सब कुछ सही रहा तो सबने वोटिंग किया फेवर में तो पास हो जाएगा। तो बहुत पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट बिल्स पास हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि 1952 का वक्त बिल, जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा है आपको सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ था 1953 में, वो याद रखना है आपको, ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस 2 याद रखने हैं। और एक आईपीसी अमेंडमेंट हुआ था 1969 में, तो बस ये 3 याद रखना है। तो अभी तक 14 बिल जो हैं टिल ना, सॉरी 1970 तक 14 बिल पास हुए थे, और 1970 के बाद अभी तक एक भी बिल ऐसा पास नहीं हुआ। सो सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो यूके में भी है। वहाँ पे क्या होता है, सीडीसी यू कैन गिव इन ना वे फॉरवर्ड ऑल्सो, कि यूके में क्या होता है कि एक 10 मिनट
रूल बोला जाता है कि हर दिन जो होता है 10 मिनट दिया जाता है प्राइवेट मेंबर को बिल पास कर अपने वॉइस को रखने के लिए, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि जिसमें काउंटर क्वेश्चन भी किए जाते हैं, क्वेश्चन फॉलोड बाय काउंटर क्वेश्चन, दोनों ही होता है, डिबेट होता है, प्रॉपर डिबेट होता है। सो दिस यू कैन गिव अस ये सजेशन ऑल्सो। इवन स्पेन में भी और फ्रांस में भी है, दिस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यूके का याद रखना है क्योंकि यूके का कंपेरिजन हमारा किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, मैक्सिमम सिमिलर चीजें हैं इसलिए, तो यूके का याद रखना है। तो 10 मिनट रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और भी अगर देखेंगे वे फॉरवर्ड में तो क्या हो सकता है इसमें कि एक टाइम फ्रेम फिक्स कर देना चाहिए था, ठीक है, रूल सो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू इसको टाइम टाइम फ्रेम फिक्स कर देना चाहिए था। एक रिव्यू कमेटी बना देनी चाहिए थी, तो वो क्वालिटी, रेलेवेंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखे। तीसरा क्या है कि एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए था, ठीक है, ताकि उसको फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए था, रिव्यू कमेटी होनी चाहिए थी, और एक वर्किंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड बी एक्सटेंडेड रादर देन यूजिंग फ्राइडे। तो एक बिजनेस फिक्स कर देना चाहिए कि हर दिन देना है, जैसे कि 10 मिनट रूल था वो। सो नाउ विल सी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस बिल इज इंपॉर्टेंट। तो ऊपर हमने देखा था अकाउंटेबिलिटी होता है, गवर्नमेंट का इंश्योर करता है, वॉइस ऑफ इंडिविजुअल एमपी का होता है। फिर ये इनकरेज करता है लेजिस्लेटिव इनोवेशन को, स्ट्रेंथन करता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को, अलाउ करता है एमपीज को टू प्रेजेंट पब्लिक कंसर्न्स एंड इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग को। जैसे अभी राघव चड्डा ने ये पार्लियामेंट में बोला कि देयर शुड बी अ बिल जो कि जॉइंट अकाउंट जो होना, जो जॉइंट इनकम टैक्स को फाइल करना चाहिए। अगर कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो जॉइंट इनकम टैक्स फाइल कर सके इसके लिए। सो अब देखते हैं कि दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइवेट मेंबर बिल। नाउ विल सी राइट टू डिसेंट। ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ऐसे प्रैक्टिसेस जो हैं वो अदर कंट्रीज में भी हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो फ्रांस में है कि जहाँ के 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय होती हैं, तो वहाँ पे एक 2007 में एक लॉ ही ला दिया गया था, लेबर कोड में ही इंक्लूड कर दिया गया था। वैसे ही जो आप देखेंगे कि पुर्तगाल में जो है, पुर्तगाल में भी ऐसा ही कुछ नियम है। सो दिस इज नॉट लाइक कि ये मतलब कुछ न्यू इनोवेशन है। So employee cannot connect employees outside working hour except in emergency. This is there in the पोर्टुगल में। फिर स्पेन, ये स्पेन में है कि डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल राइट लॉ ये बोलता रिकॉग्नाइज करता है दैट द राइट ऑफ डिजिटल डिस्कनेक्शन, इंटरनल पॉलिसीज फॉर रेस्ट पीरियड्स एंड पर्सनल टाइम, ठीक है। वैसे ही आपका इटली में भी है एंड देयर इज इन बेल्जियम में। तो आपको याद रखना है, एक फ्रांस का याद रखना है, एक और एक एटलीस्ट पोर्तुगल का याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा याद रखना है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी के समय में। तो पहला तो ये है कि जो डिजिटल बर्नआउट को रोकता है, ठीक है। जैसे कि आपको वर्किंग आवर के अलावा भी आपको स्ट्रेस, फटीग और मेंटल हेल्थ जो है वो हो सकता है, अगर आपको बार बार फोन आए, बार बार मेल्स आए, रिप्लाई देना पड़ेगा। तो दूसरा है कि वर्क लाइफ बैलेंस को करता है। तीसरा इनहेंस करेगा प्रोडक्टिविटी को, अगर प्रॉपर रेस्ट करेगा आदमी तभी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चौथा है कि प्रोटेक्ट करेगा लेबर राइट को एंड गिग इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अभी गवर्नमेंट भी गिग वर्कर्स को लेकर के बोल रही है, या फिर डिजिटल इकोनॉमी है, क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसको प्रमोट करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये। जैसे हाइब्रिड वर्क मॉडल वगैरह चल रहा है अभी, और जो वर्क फ्रॉम होम है जिसमें नॉर्मल 8 घंटे 9 घंटे होना चाहिए थे, तो 12-13 घंटे चल रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी आएगी, लाइक डबल बर्डन एंड फेयर वर्किंग कंडीशन होगा, अनअडेप्टिव लेबर लॉ होगा टू डिजिटल एज, ठीक है। So this is also important. So there are two quotation related to the private member bill जो मैंने खोज के रखा था और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। खास करके अगर आपको आया तो एक कोटेशन तो लिखना है। So the parliament is not merely for the government legislation but also for members initiative। तो क्या मतलब है कि भाई मेंबर का इनिशिएटिव भी तो इंपॉर्टेंट है। ये नेहरू जी ने बोला एंड बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि प्राइवेट मेंबर बिल कीप्स द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अलाइव। तो पार्लियामेंट का डेमोक्रेसी जो है उसको अलाइव रखता है। सो दिस टू यू कैन कीप इन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कहीं भी आप लिख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड टॉपिक। नाउ विल कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको हम अब देखेंगे जो अभी ये क्यों न्यूज में है। तो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू था और उसमें गैस क्राइसिस हुआ उसके रिलेटेड है, दैट वी विल सी ऑल्सो। तो पहले देखते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज, अभी पहले ये देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज है क्या। तो नाम से पता चल रहा है कि इसेंशियल कमोडिटीज, तो वैसी कमोडिटीज जो बहुत ही इसेंशियल है फॉर द पीपल, फॉर एवरीवन देयर इन द सोसाइटी, ठीक है। अगर उनको नहीं मिलेगा तो क्योस हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएंगे। तो जैसे पेट्रोल हो गए, ऑयल हो गया, आपका एलपीजी कनेक्शन हो गया, मेडिसिन हो गया,
ठीक है, तो दीज आर वेरी इसेंशियल थिंग, उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये इनेक्ट कर करके गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। कैसे उसको कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन को, सप्लाई को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या क्या ड्रग्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर हो सकता है, फूड स्टफ्स हो सकता है, एडिबल ऑयल हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, सीड्स हो सकता है, ठीक है। सो सेक्शन 3 जो है, जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का है, वो देता है की पावर्स टू द गवर्नमेंट। तो क्या करता है, टू मेंटेन एंड इंक्रीज सप्लाईज, प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एट फेयर प्राइस। ऐसा भी नहीं बहुत महंगा हो गया, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और उसका प्राइस भी सेट कर सकते हैं, एंड स्टॉक लिमिट भी, कितना आपको स्टोर करना है, उससे ज़्यादा स्टोर होर्डिंग नहीं कर सकते हैं आप। प्रिवेंट करता है सेल्स, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, एंड कंट्रोल करता है स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल सप्लाई चेन जितना भी है उसका वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटीज का व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, ठीक है। और पास्ट में ऐसा भी किया गया है, जैसे कोविड के टाइम पे किया गया है, वीट पे, शुगर पे, पल्सेस पे, या भी अब हेयर एंड देयर गवर्नमेंट यूज करते रहती है इसको, ताकि प्रिवेंट कर सके प्रॉफिटरिंग। सो अभी न्यूज में क्यों है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड है उसके कारण, तो अभी क्या है कि यूएस इजराइल जो स्ट्राइक किया ईरान पे, उसके कारण क्या हुआ कि रिटेलिटरी में उसने क्या किया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया, उस पर अटैक कर रहे हैं, जो भी उससे शिप पास होगा उसको अटैक कर रहे हैं वो लोग। सो वो किसके कारण क्या हो रहा है कि डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन हो रहा है, एंड देयर इज अ पैनिक इन द कंज्यूमर, ठीक है। सो द गवर्नमेंट क्या किए, गवर्नमेंट ऑर्डर लेके आई ताकि उसको बूस्ट कर सके एलपीजी प्रोडक्शन। तो उसमें क्या किया कि 5 को और 9 मार्च को गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया टू चैनलाइज और प्रोपेन एंड ब्यूटेन स्ट्रीम्स इनटू एलपीजी एक्सक्लूसिवली इंक्लूडिंग एसईजेड कंपनीज एंड पेट्रोकेमिकल कंपनीज। सब उसी को देना है ताकि वो सारा का सारा यूज कर सकें एलपीजी प्रोडक्शन में। और खास करके जो प्रोपाइलीन एंड ब्यूटीन जो है, एंड C4 वो होते हैं कि कार्बन 3 कार्बन एटम वाले, और 4 कार्बन, जैसे प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, उनको देना है एलपीजी प्रोडक्शन के लिए ही, ठीक है। एंड जो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं जो गवर्नमेंट स्टेट में है, गवर्नमेंट के हैं, वो है IOCL, BPCL, HPCL, चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम्स, ONGC एंड नुमालीगढ़। और जो प्राइवेट में रिलायंस एंड नायरा इंजीनियरिंग एनर्जी। तो दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट अभी क्या हुआ है कि 2026, सो 2016 में 62% हाउस होल्ड के पास गैस कनेक्शन थे एलपीजी का, अब हो गया ऑलमोस्ट 100%। सो सी द ड्रास्टिक चेंज। एंड उसके साथ जो है कि कंजम्पशन आउटपेस द प्रोडक्शन। 2024-25 में ये देखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो 12.8 मिलियन मेट्रिक टन ही जो अपना कंजम्पशन है वो है टोटल 31.3 मिलियन टन, बट उसका 41% ही गवर्नमेंट जो है खुद प्रोड्यूस कर पाती है। एंड देयर इज अ गैप लाइक कि गवर्नमेंट 90% जो अपना इंपोर्ट करती है, 60% ऑलमोस्ट जो ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट, 50 to 60%, वो उसमें से 90% जो होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, मिक्स मेजरली कतर से आता है। सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट में लगा दिया, एक प्रायोरिटी लगा दिया कि किसको किसको मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि 100% प्रायोरिटी देना चाहिए किसको, हाउस होल्ड कंजम्पशन को, और जो बेसिक कम्युनिटीज है उस पर, ठीक है। उसका पास्ट का एवरेज देखा जाएगा, उस तरह से दिया जाएगा, जैसे कि PNGs फॉर हाउस होल्ड, CNGs फॉर ट्रांसपोर्ट, गैसेज फॉर एलपीजी प्रोडक्शन एंड पाइपलाइन कंप्रेसर फ्यूल, इसको 100% प्रायोरिटी देना है। दूसरा दिया गया टायर 2 प्रायोरिटी में है जो है फर्टिलाइजर, जो कि 70% जो ऑन एन एवरेज यूज किया जा रहा था उसका 70% दिया जाएगा उसको, एंड बेस्ड ऑन सब्जेक्टेड टू कौन सा सोइंग सीजन उसको वेरी भी कर सकता है। तीसरा था कि 80% कैप कर दिया गया टी, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज को, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं उसको। एंड देयर इज ए पार्शियल और फुल कर्टलमेंट, लाइक होटल्स वगैरह थे उनको पार्शियल और फुल कर्टलमेंट किया गया, ठीक है, कहीं कहीं। तो रिजल्ट ये हुआ कि अभी तक जो है ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 25% जो उनका प्रोडक्शन लिमिट है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी 50% गैप है, ठीक है, उनका जो इम्पोर्ट है उसको मीट करने में, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी है वो एक्सक्लूसिवली बोल दिया कि IOCL, BPCL और HPCL ही करेंगे हाउस होल्ड के लिए। एंड देयर इज ए कमर्शियल किचन डीप्रायोरिटाइजेशन, लाइक जो होटल्स वगैरह थे या फिर शटर्स थे और लिमिटिंग मेन्यूज थे, जो मेन्यूज बोला कम कर दिया, जो बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है उसको कम करिए, ये सब किया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड द क्राइसिस व्हाट इट इज देयर नाउ, उसके लिए उसका क्या रिलेवेंस है। नाउ थर्ड वी विल सी
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल सी एनर्जी सिक्योरिटीज इन इंडिया, जो कि ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में अभी, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस देयर इन द मिडिल ईस्ट, इसलिए टॉपिक बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, और किसी भी एग्जाम के लिए सिग्निफिकेंट, इवन नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो इट विल बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। तो क्या है एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब, क्या होता है कि आपको एक रिलायबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल होना चाहिए एनर्जी आपका, तभी तो सिक्योरिटी होगी। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उसमें जितनी भी जरूरत हो उतना लगे, उसमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट का कम होना चाहिए, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा एनर्जी सिक्योरिटी होगा। बट द करंट स्टेटस जो अभी हमारा एनर्जी का है वो क्या है कि जो 50% जो है ऑलमोस्ट वो आते हैं थर्मल से, एंड 49% जो कि 225 गीगावाट जो है वो आते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से। उसमें भी जो सोलर का है वो ऑलमोस्ट 100 है, विंड का 50 है, हाइडल जो है वो 47 है, जो लार्ज हाइडल है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का 8 गीगाहर्ट्ज है। दिस आर द इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है। और क्या है कि जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है गाँव में, और पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो गया है 1395 किलो वॉट आवर, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ग्लोबल रैंकिंग हमारी क्या है, वो 4th है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, प्रोडक्शन में, ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी यू कैन से। बट द मेजर चैलेंजेस टू इंडिया इज कि बहुत सारे मेजर चैलेंजेस इंडिया का है जो कि एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट करती है। तो पहला ये है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो 85% ऑयल हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, और 50% गैस। तो गवर्नमेंट जो अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट बोली थी ना इस कम्युनिटी में कि 25% हमने बढ़ा दिया है प्रोडक्शन, फिर भी जो 50% जो डिपेंडेंसी थी, जो 50% ही डिपेंडेंसी कम हुआ ना, 50% अभी भी बचा हुआ है। दूसरा है कि स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस, सो रिलायंस जो है वो सिंगल सोर्स पे ज़्यादा है, सर रशिया पे बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी नहीं है हमारा प्रोक्योर करने का। तीसरा है कि ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया गया है, तो प्राइस जो है शूट अप कर रहा है। सो सप्लाई डिमांड का मॉडल है। और जो फाइनेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन है, तो इमेजिन करिए कि $160 बिलियन हमें हर साल पे करना पड़ता है फॉर द फ्यूल, एंड वी हैव रिजर्व ऑफ मैक्सिमम जो हमारे पास है ना 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का टोटल रिजर्व है। See, this is very much sufficient for not more than sufficient for 20-25 days. So इतना कम हमारे पास है। दूसरा क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है तो ये इंटरमिटेंसी होती है, तो उसके कारण उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, जैसे स्टोरेज लैगिंग जनरेशन, अब जितना हम स्टोरेज करते हैं उसको जनरेट करते हैं उसको उतना स्टोर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या है कि लिमिटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो हमने बताया कि 5.3 मिलियन मेट्रिक टन ही है इंडिया के पास, स्ट्रेटेजिक ही है। उसके बाद देखिए कि क्रिटिकल मिनरल एक्सेस जो है वो भी बहुत कम है, ठीक है। लिथियम लिमिटेड जोग्राफिक कंसंट्रेशन है, बहुत कम जगहों पे कंसंट्रेशन, शुड बी लिमिटेड नॉट लिथियम। नाउ द थिंग इज कि गवर्नमेंट का प्लान और इनिशिएटिव क्या है कि जो इंडिया को एनर्जी सिक्योर बनाया जा सके। तो पहला तो हम देखेंगे कि जो सोलर पार्क्स एंड पीएम कुसुम है, जो ग्रिड भी है और डिसेंट्रलाइज भी है। डिसेंट्रलाइज है, अपने सोलर पंप लगाते हैं किसान, और जो बचता है वहाँ पे ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। दूसरा है कि न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर में गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे और थोडियम रोड मैप पे ध्यान दे रही है, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर पे ध्यान दे रही है। तीसरा है कि हाइडल पावर एक्सपेंशन कर रही है एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रही है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, जो गवर्नमेंट ने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जैसे कि अरुण 3 प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है नेपाल में। और 70 टन बायो एनर्जी मिशन भी गवर्नमेंट फोकस करे, ताकि डिपेंडेंसी कम हो, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोगैस प्रोड्यूस किया सके। एंड there's a national biofuel policy also, तो बायोफ्यूल बना करके, और E20 जो इनिशिएटिव है इथेनॉल 20 ब्लेंडिंग का भी, वो भी 2025 में कंप्लीट हो गया। एंड देयर इज अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें कि 5 मिलियन मेट्रिक टन बनाना है पर ईयर 2030 तक का। एंड देयर इज ऑल्सो है कि पेट्रोलियम जो रिजर्व है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंगलोर में, पोदूर में, वाइजेग में, उसमें एक्सपेंशन किया जा रहा था कि जो अभी कैपेसिटी है 5.3 जो है उसको बढ़ा करके डबल कर दिया जाए, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा या वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। सो द वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए अभी इस कंडीशन में? सबसे पहला है कि अपना एनर्जी बास्केट जो उसको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ रशिया पर डिपेंड नहीं करना है हमें, यूएस पे, पहले वेनेजुएला था, अब तो है नहीं, अफ्रीकन कंट्री पर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्ट करना है आपका सोलर एनर्जी सोल्यूशन पे, लाइक एडवांस बैटरीज, पम्प्ड हाइड्रो पे ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद फोकस करना है आप इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन पे। इफिशिएंसी कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे पैट होता है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, उस पर ध्यान देना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, एलईडीज यूज करते हैं, तो इफिशिएंसी भी ध्यान देना ताकि एनर्जी का वेस्टेज कम हो।
स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन को। उसके बाद क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अल्टरनेटिव फ्यूल पर ध्यान देना, जैसे कि CNG CBG हो गया, आपका बायोफ्यूल हो गया, फिलिंग स्टेशन हो गया, इस पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान देना है ताकि कंजम्पशन कम हो। उसके बाद क्या है कि एक्सपेंशन करना है बायोफ्यूल पोटेंशियल को, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो 20 ऑलमोस्ट E20 कंप्लीट हो चुका है और उसको बढ़ाना है। न्यूक्लियर रोडमैप को उसको स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि थोडियम रोडमैप अनलोकलाइज SMR करना है। उसके बाद यूटिलिटी रिफॉर्म भी करना है, जैसे कि एम्पावर करना है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। अभी जो गवर्नमेंट उसके लिए रीफाइनेंस किया था पावर डिस्कॉम कंपनीज को। फिर होल ऑफ द गवर्नमेंट को अप्रोच करना है, जिसमें कोऑर्डिनेशन एट हाई लेवल कमिटीज पे करनी है ताकि ये इशू जो उसको रिजॉल्व किया सके। एंड देयर इज ए की टू सस्टेनेबल फ्यूचर, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट एंड एनर्जी सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। और बहुत जरूरी इंडिया के लिए है क्योंकि डिपेंडेंसी हमारा बहुत ज्यादा है फ्रंट पे, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो बार बार इस पे ध्यान दे रही है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी ध्यान दे रही है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे भी ध्यान दे रही है, ताकि जो डिपेंडेंसी है कम हो, और पोल्यूशन रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट की है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक क्लैरिफिकेशन आया है जजमेंट में कि ओबीसी क्रीमी लेयर का टेस्ट जो है उसके रिलेटेड बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं, मेजर नहीं ये नहीं था, बस ये क्लैरिफिकेशन था कि कैसे आप ओबीसी को क्रीमी लेयर को डिफाइन करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड पहले देखते हैं कि द कोर रूलिंग जो था, पेरेंटल इनकम कैनॉट बी द सोल क्राइटेरिया जो है, तो वो बोला था पहले क्या था कि जो पेरेंटल इनकम अलोन कैनॉट बी द सोल डिटर्मिनेंट फॉर द क्रीमी लेयर। पहले क्या था कि जो पेरेंट्स का इनकम जो होता था उसको ही सोल क्राइटेरिया मान करके दे देते हैं, जो कि वो किसके लिए था, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे उसके लिए। एंड द रूल अप्लाइज पर्टिकुलरली टू द कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर इन सेंट्रल और स्टेट PSUs और इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट विथ पोस्ट नॉट स्टेब्लिश एज इक्विवेलेंट विद द गवर्नमेंट पोस्ट। तो ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये पहले तो जो था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे थे उनके लिए तो अलग रूल्स था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं या ABC कैटेगरी, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग PSUs में काम करते थे सेंट्रल और स्टेट में या प्राइवेट में, उनके लिए तो कैटेगरेशन नहीं है। तो उनके लिए कौन सा नियम, कौन सा लॉ वैलिड होना चाहिए? उनके लिए सिर्फ वो क्या करते थे कि पेरेंट्स का जो इनकम होता था उसको बेस बना करके और उसको क्रिमिनल में डाल देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो अनइक्वल होता था ट्रीटमेंट, एंड चिल्ड्रंस ऑफ सच एम्प्लॉयज इंटाइटल टू फेयर एंड क्रिमिनल असेसमेंट नहीं होता था उनका, लेकिन उनके लिए भी होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन जो 1993 में था, जो DOPT का जो MEMO था, वो ये बोल रहा था क्रीमी लेयर जो होता है कि क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड करते हैं उनके लिए वो क्रीमी लेयर में आएंगे। दूसरा था कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ अबव स्पेसिफिक रैंक, जैसे लेवल 10 हो गया, लेवल 7 हो गया, उसके ऊपर होंगे तो उनके लिए वो नॉन क्रिमिनल में आ जाएंगे। तीसरा था कि सैलरी प्रोफेशनल जो होते थे या ट्रेड, बिजनेस एंड अर्बन प्रॉपर्टीज ऑनर्स थे, उनके लिए था। PSUs एम्प्लॉयज हुज पोस्ट आर नॉट इक्वेटेड टू द गवर्नमेंट पोस्ट, तो उनके लिए इनकम क्राइटेरिया मान लिया गया था। सो अभी 2004 में क्या किया गया, DOPT का लेटर था, वॉज जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक था, उसने ये किया गया कि इंक्लूडिंग सैलरीज ऑफ PSUs एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज वाइल एक्सक्लूडिंग इट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लेड टू द हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। क्या हुआ कि उनका सिर्फ सैलरी देखा जाने लगा और उसके बेसिस पे उनको दिया जाने लगा, ना कि कैटेगराइजेशन तो था नहीं उनके लिए। तो इसलिए प्रॉब्लमेटिक हॉस्टिलिटी कंडीशन आ गया और लोग जो थे वो गए कोर्ट। तो ये अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगा ना, कि उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मतलब जो कंपेरिजन में प्राइवेट और PSUs के थे उनको अनइक्वल ट्रीट करने जाने लगा, उनके लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम है। सो द इंटरप्रिटेशन जो था डिसएडवांटेज कर रहा था एक सेक्टर और सेक्शन ऑफ सेगमेंट को जो विदाउट रेशनल था, एंड वुज बिकम द एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, सो दिस वाज द एंटीथेसिस। सो द इनकम एंड द वेल्थ टेस्ट जो करेक्ट वर्सेस द प्रॉब्लमेटिक इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं कि 1983 में क्या बोला गया था कि आपका जो एक्सक्लूड किया था, जो आपका सैलरी होता है, जैसे पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से, लैंड से अगर उनकी कुछ इनकम आती है तो उसको एक्सक्लूड किया गया था। अदर देन जो था क्या कहते हैं सैलरी और एग्रीकल्चर की तरह आता था, अगर वो इनकम 8 लाख ज्यादा है तब वो आते थे क्रीमी लेयर में। सो करंट 8 लाख इनकम थ्रेशोल्ड अप्लाइज ओनली टू इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज लाइक प्रॉपर्टीज एंड बिजनेस, ना कि आपका सैलरी से और एग्रीकल्चर लैंड से।
सो इनवैलिड कर दिया गया 2004 का जो डीओपीटी का लेटर था, जो मिस इंटरप्रिटेशन था, टाइड टू इंक्लूड द इनकम फ्रॉम द सैलरीज ऑफ पीएसयूज एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज, जो उनका 8 लाख जाता था, उसको कर दिया गया नल एंड वाइड, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। ठीक है, तो बेनिफिशरीज अनइम्प्लीमेंटेशन जो हुआ उसका, उसके बाद क्या हुआ कि जो 2015 से 100 से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स को डिनाई कर दिया गया था सिविल सर्विसेज में बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, उनको फिर से रजिस्ट्रेट किया जाएगा। एंड दिस नाउ अब क्या होगा, अप्लाइज टू द चिल्ड्रंस ऑफ पेरेंट्स एंड पीएसयूज एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज ऑल्सो, ये सबके लिए अप्लाई होगा। गवर्नमेंट को बोला गया है कि भाई आप बनाइए क्राइटेरिया, बनाइए जिसमें कि इसको भी कंपेयर किया सके। एंड अप्लाइज नॉट जस्ट टू द फ्यूचर कैंडिडेट, जो पास्ट में सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी अप्लाई होगा। एंड कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट टू क्रिएट सब सुपरन्यूमरी पोस्ट, ताकि उनको फिल किया जा सके, क्योंकि उनको रॉन्गली डिनाई किया गया कैंडिडेट। तो लॉन्ग टर्म क्या होगा कि इनकम वेल्थ टेस्ट मस्ट एक्सक्लूड सैलरी अंटिल पोस्ट इक्विवेलेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट, तो जब तक पोस्ट इक्विवेलेंट नहीं करती है गवर्नमेंट कि इसका पोस्ट इसके बराबर है, तब तक उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा जाएगा। और सिर्फ आपको इनकम क्राइटेरिया नहीं देखना है, यू हैव टू सी कि जो सोशल डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे ना, वो तो सोशल डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे, तो उसको भी आपको ध्यान देना है कि सोशल डिसएडवांटेज पे थे वो, तो उस पर ध्यान देना है, नॉट ओनली द इनकम क्राइटेरिया। So this was all about the Supreme Court ka clarification on OBC creamy layer test. So I have covered this 5 topics, that too in a 30-minute span, and this was a very informative video. So I would rather suggest you to go through this video multiple times so that you can revise this multiple times, and you will have a better understanding of all these things, and you will be able to produce there in the exam, whether it is prelims or mains. Correct. And for a general purpose also, general public also, this video will be very helpful to understand what is happening around us. So this was all from our end, and I hope you will like this video, and do like, share and subscribe this video so that we should get motivation to make further videos. And thank you very much for being the part of this Mains Master family. Thank you.